Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। सीए इंटर ऑडिट का सिलेबस काफी सारा है और एक क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम इतने सारे सिलेबस में से, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, कुछ ऐसे टॉपिक आप बता पाओगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, जहां पे पढ़ते हुए हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहां पे लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। वेटेज बता पाओगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, ताकि अकॉर्डिंगली हम हार्डवर्क कर रहे हैं, हम पूरा सिलेबस भी करेंगे लेकिन अकॉर्डिंगली हम उन सारे चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए। और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। आज इस वीडियो के अंदर हम पूरे सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है, पहले कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, इनफैक्ट उन सारे चैप्टर्स में से भी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, वो टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि देखो, आपको भी पता है कि आईसीआई का वैसे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये एबीसी एनालिसिस आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने हमेशा बोला है, जैसे कि अभी एग्जाम भी हुआ था आपका सितंबर का, वहां पे भी जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस दिए थे, टॉप 15 थे आई गेस, तो वहां पे भी मैंने यही बात बोली थी कि अगर क्वेश्चन पेपर बनेगा, एक आज तक जो पैटर्न बनता आ रहा है उसके हिसाब से बनेगा तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और वैसा ही हुआ। तो इन सारे कंसेप्ट को यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है, जैसे इंस्टीट्यूट नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, तो जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आपका फोकस इन सारे कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। अगर बाई चांस आप इनको छोड़ने का सोच ले तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, गोइंग टू प्रोवाइड यू अ डायरेक्शन। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज, राइट। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, 3 कैटेगरी के अंदर मैंने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, ए बी सी। अच्छा, ए कैटेगरी वो सारे चैप्टर्स हैं और इस कैटेगरी के अंदर वो सारे कंसेप्ट कवर हुए हैं जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में क्वेश्चंस आने की। वेयरएज अगर मैं बी कैटेगरी की बात करूं तो ऐसा नहीं कि ये कैटेगरी में जितने कंसेप्ट है वो आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इनके आने की प्रोबेबिलिटी इन कंपैरिजन टू जितना भी टॉपिक हमने ए कैटेगरी में रखा है थोड़ा सा कम हो जाता है, और सी कैटेगरी में उससे कम हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी टॉपिक या जितने भी चैप्टर्स ए कैटेगरी में हैं और उन सारे टॉपिक्स के अंदर, उन सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी कंसेप्ट ए कैटेगरी के अंदर है, वहां पे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो अपने को ये कंसेप्ट ना तो कभी छोड़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर ए कैटेगरी के चैप्टर की बात करें तो आपको ऊपर कौन सा चैप्टर दिखाई दे रहा है? दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। अच्छी बात इस चैप्टर में क्या है कि एक ही स्टैंडर्ड है जो हमें पढ़ना पड़ता है, और एक स्टैंडर्ड पढ़ के आप मान के चलना वेटेज ये चैप्टर जो कैरी करता है 10 से लेकर 11 मार्क्स की है। अभी भी इस अटेम्प्ट में मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखे थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। मतलब ये चैप्टर अपने आप में इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट चैप्टर है व्हेन इट कम्स टू सीए इंटर लेवल। हाँ, अगर आप इसको आगे जाके देखोगे फाइनल में भी ये थोड़ा बहुत रहता है, बट उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो इसी वजह से इंस्टीट्यूट बार बार जितना भी उसको प्लानिंग से क्वेश्चन पूछना है वो इंटर लेवल पे ही पूछ लेता है। समझ में आ रहा है? तो इस बार भी आपका फोकस इस चैप्टर के ऊपर होना चाहिए। मैं कंसेप्ट कौन से लिखे हुए हैं उसके ऊपर यहाँ पे वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए, दैट इज चैप्टर नंबर 3। मैंने इसको यहाँ पे इस कैटेगरी में क्यों रखा है? बिकॉज ये चैप्टर अपने आप में, ये चैप्टर भी वेटेज कैरी करता है 8 से लेकर 10 मार्क्स की। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन तो शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर के साथ इशू क्या होता है? इस चैप्टर के साथ इशू 2 हैं। एक इशू तो ये है कि बच्चों को चैप्टर का लैंग्वेज थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, व्हेनेवर इट कम्स टू रिस्क एंड कंट्रोल का टॉपिक, वो थोड़ा सा उलझ जाते हैं। दूसरा इशू क्या है? ये लेंथी चैप्टर है। अगर आप इसके अंदर स्टैंडर्ड देखोगे तो ऐसे नंबर 315 कवर है, ऐसे नंबर 330 कवर है, ऐसे नंबर 320 कवर है। तो आप यहाँ पे फोकस कैसे करो? जैसे कि मैंने अपनी क्लासेस में जिस तरीके से पढ़ाया है मैं आपको भी वैसे बोलूंगी, चाहे आप मेरा स्टूडेंट नहीं हो तब भी आप उसको फॉलो करना। जितने भी आपका 315 का कंसेप्ट है, दैट मींस रिस्क एंड कंट्रोल का कंसेप्ट है, वो आप एक टॉपिक मान के चलो। जितना भी आपका ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट वाले कंसेप्ट है उसको आप दूसरा टॉपिक मान के चलो। 320 को आप अलग से पढ़ो और 330 को आप अलग से पढ़ो। अगर इन सारे स्टैंडर्ड में भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड की बात करूं जो सीए इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसए नंबर 320। और मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज सीए फाइनल में जब आप जाते हो, राइट, बिकॉज आई टीच एट सीए फाइनल लेवल ऑल्सो, तो 320 से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगेन इंस्टीट्यूट 320 से इंटर लेवल पे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है।
राइट। ऐसा 330 की अगर मैं बात करूंगी ना, ऐसे नंबर 330, वो सी इंटर पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको ना बी कैटेगरी में रख सकते हो। यस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 330 इसी चैप्टर का हिस्सा है, बट आप इसको बी कैटेगरी में रख सकते हो। हाँ, बट 320 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस स्टैंडर्ड का सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जितना भी रिस्क कंट्रोल, ऐसे 315 में जो एक टॉपिक है ना अपना, एंटिटीज को समझना, एनवायरमेंट को समझना, वो अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, वो आपको आना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के फेवरेट जोनर्स हैं, कुछ ऐसे फेवरेट एरियाज हैं जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाता है, वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलना जब आप अपना इस चैप्टर को पिकअप करोगे, ठीक है। भले ही आपको चैप्टर बोरिंग लगता है, लेकिन आप इसको छोड़ने का बिल्कुल मत सोचना। उसके बाद अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ये कहने की बात ही नहीं होनी चाहिए कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर काफी सारे स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं, है ना, बट उन स्टैंडर्ड्स में से भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट पार्ट रहता है, जैसे कि एसए नंबर 610, 530, 501, 505 एंड 520 इज मस्ट। अगेन मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ मस्ट, क्योंकि 520 सीए फाइनल पे खत्म हो जाता है और सीए इंटर में उसका रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो इंस्टीट्यूट आगे जाके उसको कम कर देगा पूछने वाला, वो इंटर लेवल पे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो 520 इज वन ऑफ दोज टॉपिक। इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे लिखे हुए ना, ये अपने आप में इंटर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने सारे स्टैंडर्ड बच गए इस चैप्टर से, वो कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं? बी कैटेगरी में जा रहे हैं। और ये चैप्टर अपने आप में टोटल वेटेज कितनी होल्ड करते हैं? 15 से लेकर 20 मार्क। मतलब जितने भी चैप्टर आपका, इस चैप्टर का जितना पोर्शन नीचे बच गया कैटेगरी के अंदर, तो वो भी मिलाकर यहीं पे आ जाएगा। 15 से लेकर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बताऊं, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जो इस चैप्टर से आपको छोड़ने का मन है, आप प्लीज मत छोड़ के जाना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं जो शायद आपको इतना पसंद नहीं होगा, दैट इज ऑडिट ऑफ एफएसएलआई। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। व्हाई? बिकॉज एक ये चैप्टर है चैप्टर 5, और एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़ते हैं बाद में जाके चैप्टर नंबर 9, जो इंस्टीट्यूट के फेवरेट एरिया हैं क्वेश्चंस के। अच्छा, इसका रीजन क्या है? लेंदी है। दूसरा, बच्चे क्योंकि लेंदी है तो कर नहीं पाते, इसलिए इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और वैसे भी जब तुम इंटर्नशिप में जाते हो तो जिसको वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं आता तो उसने क्या ही ऑडिट पढ़ी है ऐसा। तो इसलिए ना इंस्टीट्यूट ये वाला जो टॉपिक है मोस्टली एफएसएलआई, उसका एम्फेसाइज यहाँ पे रहेगा। मतलब एग्जाम में आपको यहाँ पे 10 से लेकर 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ? मैम छोड़ सकती हूँ? नहीं। मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी डाली हुई है एफएसएलआई का रिवीजन का, आप उसको रेफर कर सकते हो, वहां पे सारे एफएसएलआईज कवर है, ठीक है। और अगर जिन सारे एफएसएलआईज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से ऑडिट सीए इंटर लेवल पे इतना है ही नहीं कि आप छोड़ने का कुछ भी सोचो, अनलेस आपके पास बिल्कुल ही टाइम बचाओ, बहुत कम टाइम है और आपसे नहीं हुआ, तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर वो बातें आ जाती है। बट अगर आप एक सही स्ट्रक्चर से आगे बढ़ोगे, प्रायोरिटी टॉपिक्स को ध्यान में रख के आगे बढ़ोगे, तो आपको छोड़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं होगी, ठीक है। मैम आगे दूसरा बता पाओगे? यस, जो दूसरी कैटेगरी है बेटा वो है बी कैटेगरी। अच्छा, सिर्फ इतना ही मेरा ए कैटेगरी में? ये इतना बहुत ज्यादा बन जाएगा। अगर आप इन सबका एक एक्यूमुलेटेड निकालोगे ना परसेंटेज, आपके सिलेबस का अराउंड 49% सिलेबस सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स के अंदर कवर हो जाता है। और आप हमेशा जब भी ऑडिट की पढ़ाई करोगे, जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग द कम्युलेटिव रिवीजन, यू आर डूइंग द कम्युलेटिव स्टडीज। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, तो बी कैटेगरी के चैप्टर्स में आगे बढ़ने से पहले अपन को पहले ये रिवाइज करना है, ठीक है। इनके ऊपर आपका कंफर्ट आना चाहिए, फिर ही आप अगली कैटेगरी पे बढ़ोगे, ठीक है। अगली कैटेगरी में कौन से चैप्टर आएंगे? ये जो चैप्टर है, दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर सिलेबस, सॉरी दिस इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर सिलेबस, राइट। इसके अंदर कौन से स्टैंडर्ड कवर हो रहे हैं? 560, 570, 580, 260, 265, ये 450 मैंने यहाँ पे लिखा है, बट मैं चाहूंगी इसको भी आप बी कैटेगरी में लेके चले जाओ। अगेन इसका रीजन क्या है कि अभी ये इंटर लेवल पे अभी इतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सी इंटर लेवल के ऊपर। इस पूरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7 की वेटेज एग्जाम में 7 से लेकर 8 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन डेफिनेटली, 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ओके। मैम इसके अलावा रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कौन सा चैप्टर आता है बेटा? रिपोर्टिंग आपका सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 है। और जब मैं रिपोर्टिंग कह रही हूं तो क्या रिपोर्टिंग के साथ कारो भी आ रहा है? यस, रिपोर्टिंग के साथ कारो भी कवर हो रहा है। और रिपोर्टिंग में अगर सी इंटर लेवल पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड की बात बताऊं, 700 वेरी इंपॉर्टेंट, 705 वेरी इंपॉर्टेंट। मैम इसके अलावा 701, 706 में छोटे छोटे स्टैंडर्ड है तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। 710 इतना अपने आप में इंपॉर्टेंस गेन नहीं करता, बट अगेन मैं ये कहना चाहूंगी रिपोर्टिंग अपने आप में जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स के देखने को मिलेंगे? 7 से लेकर 8, ऊपर वाले चैप्टर जितनी वेटेज इसकी रहती है, मतलब 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। और कारो की बात करें ना,
तो कारो अपने आप में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कारो के कुछ क्लोजेस है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि इन्वेंट्री का क्लोज है, जैसे कि पीपीई का क्लोज है, जैसे आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज वाला क्लोज है, राइट। मतलब सारी क्लोजेस आपके सी इंटर पे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने भी कहीं से भी कारो पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि जितना भी आप कंपनीज एक्ट में सेक्शंस पढ़ते हो उनसे रिलेटेड क्लोजेस ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके सी इंटर लेवल के ऊपर। जो एप्लीकेबिलिटी वाला पोर्शन है कारो का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीपेमेंट वाला क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो देर आर सर्टेन क्लोज जहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है सी इंटर में क्वेश्चन आने की। तो मैं ये बोलूंगी जब भी आप कारो पढ़ते हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्लोजेस काफी सारे भी है, 21 क्लोजेस, राइट। तो आप क्या करो, साथ में क्वेश्चन बैंक आप खोल लो टू हैव एन आइडिया कि जो कहां से क्वेश्चन आ रहे हो, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सिर्फ प्लेन रीडिंग करने से या रट्टा मारने से आपका काम नहीं चलेगा। ओके, अगर मैं आगे बढ़ूं, एक और स्टैंडर्ड है ऐसे नंबर 299, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव्स। अगर मैं यहां से बात करूं, जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिपोर्टिंग वाला पोर्शन है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोर्शन है ना, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से मेजोरिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बट 600 आपके सिलेबस में है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है बेटा, मैं इसको रखना भी नहीं चाहूंगी इस कैटेगरी में, इसको आप सी कैटेगरी में डाल सकते हो। मतलब अगर कभी भी लाइफ में ऐसा आए कि आपके पास टाइम कम है और आपको कोई टॉपिक छोड़ना पड़े, तो आप इसको छोड़ने का सोच सकते हो, ऐसे नंबर 600। नॉट बिकॉज ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपकी लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक, दूसरा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बी कैटेगरी में रखा है, चैप्टर नंबर 9। मैं चाहूं तो इसको ए कैटेगरी में लेके जा सकती हूँ, बट मैंने बी में इसको इसलिए रखा है क्योंकि एक तो लेंथी चैप्टर है ना, तो अपने को थोड़ा सा रैशनिंग करना पड़ेगा। या तो आप चैप्टर नंबर 5 को यहाँ पे ले आओ और चैप्टर नंबर 9 को वहां पे ले जाओ, आप किसी भी तरीके से इनको पढ़ सकते हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, चैप्टर नंबर 9 को आपने यहाँ पे रखा, इसमें से भी कुछ ऐसे अपने अच्छा, ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है, डिफरेंट एंटिटीज का आप ऑडिट कैसे करोगे। तो वहां पे कुछ ऐसी ऑडिट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी ऑडिट पढ़ रहे हो, इनफैक्ट अगर आप ये पीडीएफ देखोगे ना, मैंने इस पीडीएफ के अंदर हर एक ऑडिट को लिख दिया और उस ऑडिट के अंदर कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑडिट में से क्या आपको मोस्टली पढ़ना चाहिए, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, इसमें से आपको क्या पढ़ना चाहिए, है ना। एनजीओ का ऑडिट करोगे तो किसके ऊपर आपको फोकस करना है। सो इससे क्या रहेगा कि आप कोई चीज छोड़ोगे नहीं, अगर बाई चांस अगर आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, और इस सिलेक्टिव स्टडी के लिए नहीं लिखा गया है, ताकि जब आप पढ़ो इन सारे टॉपिक के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। और इसका रीजन क्या है, देयर आर सो मेनी कंसेप्ट इन दिस। और अगर बाई चांस आता है ऐसा कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है, तो जस्ट मेक श्योर यू आर एटलीस्ट डूइंग दीज टॉपिक। और ये आपको तब ये डिसीजन लेना है सिलेक्टिव स्टडी का जब आप बिल्कुल ऐसे लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हो। एंड इसके बाद गिव मी अ सेकंड, इसके बाद जो अगला चैप्टर बी कैटेगरी के अंदर है, दैट इज ऑडिट ऑफ बैंक। अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और अगर मैं मैक्सिमम की भी बात करूँ तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। बट हाँ, कई बार इंस्टीट्यूट का मन किया तो बढ़ा सकते हैं इस चैप्टर की वेटेज को, और आपको 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में बनता है तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन डेफिनेटली बैंक ऑडिट से देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी देखो काफी सारे टॉपिक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये भी एक चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा अनयूजुअल आपको लगता है, क्योंकि आपकी जितना सिलेबस में आपने पढ़ा वो स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे भी ऑडिट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, बट आपको कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं बैंक ऑडिट के, तो जिसकी वजह से ये अपने आप में एक ऑल टुगेदर एक नया चैप्टर आपको लगता है। तो इस चैप्टर को अप्रोच करने का तरीका क्या है, इस चैप्टर में हर एक चीज लर्न करने की नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, जैसे एडवांसेस का एरिया है, जैसे एसेट क्लासिफिकेशन का एरिया है, जैसे प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट का एरिया है, जैसे टेक आउट फाइनेंस का एरिया है। ऑल्दो आई थिंक टेक आउट फाइनेंस पे तो अभी सितंबर में क्वेश्चन आ भी गया था, तो आपके अटेम्प्ट में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। बट अगर मैं कहूँ तो अपने आप में एक वो भी इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे कि आपके नीचे जो एक्सपेंसेस वाले पॉइंट है ना, कि आप एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वहां से 3 क्वेश्चंस वहां से निकल के आते हैं। सो जब आप पूरे चैप्टर को एक सिस्टमेटिक अप्रोच से देखोगे तो इतने सारे कंसेप्ट है ही नहीं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। अगेन अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से चीजें रीड करनी है, कहाँ से चीजें लर्न करनी है, तो आप क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो। ऑल्दो अगर आपने मेरी क्लास ली है तो हमने क्लासेस के अंदर ये डिस्कस किया हुआ है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ रीडिंग करनी है, कहाँ से अपने को लर्न करना है। तो आपको इस
टॉपिक को स्पेसिफिकली आई वुड से बैंक ऑडिट को वो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जहां से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं सी कैटेगरी के चैप्टर्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 के अंदर ऐसे नंबर 200 भी कवर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो मतलब इस चैप्टर की वेटेज 3 से लेकर 4 मार्क्स है, इससे ज्यादा नहीं, और वो सिलेक्टेड एरिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और आसान चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से इसको छोड़ने का तो आपको सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद एक और चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनता है, दैट इज चैप्टर नंबर 6, डॉक्यूमेंटेशन। एक क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस चैप्टर की अपने आप में वेटेज कितनी है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा या तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो मिनिमम वेटेज 3 नंबर की, मैक्सिमम वेटेज 4 नंबर की, अगर आता है तो आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। और अच्छी बात क्या है, एक ही स्टैंडर्ड है, और वो भी काफी आसान स्टैंडर्ड है, दैट इज एसए नंबर 230। अगर मैं बात करूं एक और चैप्टर की, जो है चैप्टर नंबर 11, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या टॉपिक पढ़ते हैं, कुल मिला के 3 टॉपिक पढ़ते हैं। वन इज एसक्यूसी 1, अनदर इज एसए नंबर 210, और एक एथिक्स का पोर्शन रहता है। यस, एसए नंबर 220 भी है, बट एसए नंबर 220 इज नथिंग बट द रेप्लिका ऑफ व्हाट इज रिटन इन एसक्यूसी 1। सो अगर एसक्यूसी 1 हो गया तो एसए नंबर 220 हो जाएगा। सो अगर मैं इंपॉर्टेंस वाइज बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में क्या आएगा, एसक्यूसी 1। एसक्यूसी 1 हो गया तो 220 हो जाएगा, राइट। उसके बाद अपने को एथिक्स के पोर्शन पे फोकस करना है, और एथिक्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक जो हम इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स पढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, और ऊपर जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे वो अपने को पढ़ के जाने हैं। अच्छा, वही 2 बातें जो मोस्टली लिखी हुई है, क्योंकि बाकी सारा प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये सब कुछ तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तब आपको 210 के ऊपर प्रायोरिटी देना है। 210 अपने आप में बहुत छोटा सा और सिंपल सा स्टैंडर्ड है, अगर क्वेश्चन बनता है तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट। बस इतना सा सिलेबस है पूरा आपका। मैं अगर आपको कहूँ, जहाँ पे जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपका टाइम खाएंगे, वो है चैप्टर नंबर 3, वो है चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो जैसे मैंने आपको बोला इन चैप्टर्स को पढ़ने को, आप वैसे ही पढ़ना, और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हो तो मैं आपको बोलूंगी आप क्वेश्चन बैंक साथ में पिकअप कर लेना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ऑल्दो मैंने इन पीडीएफ के अंदर हर एक चैप्टर में से कौन से ऐसे कंसेप्ट है जहाँ पे अपने को फोकस करना ही करना चाहिए, वो मैंने लिखा हुआ है। मतलब अगर मैंने एसक्यूसी 1 के टॉपिक्स लिखे हैं ना, तो उसके अंदर मैंने टॉपिक भी लिखा है, जैसे कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में से अपने का क्वेश्चन बन सकता है, एथिकल रिक्वायरमेंट में से इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन बन सकता है। सो आई हैव रिटन द कंसेप्ट ऑल्सो, जहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। एंड मैं इन दी एंड यही कहना चाहूंगी, देखने में सिलेबस वास्ट लगता है, बट अगर आप सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लोगे, अगर आपने 85% सिलेबस भी अच्छे से पढ़ लिया, 90% भी अच्छे से पढ़ लिया, सो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दूसरी बार मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी, इट विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस, और आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई और इशू आ रहा है ऑडिट के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।